टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग वीडियो का ओरिएंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का डेफिनेशन देखेंगे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का डेफिनेशन क्या होता है, देन लोकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़, उसके बाद क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिससे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है, देन पैथोजेनेसिस क्या होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का, और इससे पहले आपको बताए भी होंगे कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस का, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ तीनों का पैथोजेनेसिस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो आप एक का कीजिएगा तो तीनों आसानी से हो जाएगा। दूसरा, मॉर्फोलॉजी में आपको देखना है कि पेप्टिक अल्सर जो होता है वो ग्रॉसली कैसा दिखता है, और वो उसका माइक्रोस्कोपी हिस्टोपैथोलॉजी जब करते हैं, उसका हम लोग बायोप्सी लेके जब हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तो उसके कैसा दिखता है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा फिर उसका क्लिनिकल फीचर हम लोग देखेंगे। क्लिनिकल फीचर क्या रहता है कि पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, डायग्नोसिस देखने वाले हैं, एंड लास्टली जो है डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों में कभी कभी शॉर्ट नोट्स में ये पूछ लेते हैं। देन अब सबसे पहले हम लोग तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है पेप्टिक अल्सर का। तो पेप्टिक अल्सर जो है एक तरह का क्रॉनिक क्या है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो है ये क्रॉनिक म्यूकोजल अल्सरेशन है। तो यहाँ पे जो ये क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें म्यूकोजा में आपको अल्सर देखने को मिलता है, जो कि ड्यूडेनम या फिर स्टोमक को अफेक्ट करता है। और ये ऑलमोस्ट मतलब सभी पेप्टिक अल्सर डिजीज में देखने को मिला है कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन रहता है। और इससे रेयर मतलब कि सभी में एच पाइलोरी इन्फेक्शन मिलेगा, और ये नहीं हुआ तो फिर आपको एनसेड्स का यूज़ में देखने को मिलता है, पीयूडी या फिर आपका सिगरेट स्मोकिंग में। तो लेकिन अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन काउज क्या बोल सकते हैं या मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या हो जाएगा आपका पेप्टिक अल्सर के लिए, तो वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि लोकेशन क्या है पेप्टिक अल्सर डिजीज का। तो लोकेशन कहाँ होता है, मतलब कि कहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज आपको होगा, तो ये हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे कि मतलब कि सबसे मोस्ट कॉमन कहाँ पे है, उसके बाद उससे कम कहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन आपका मिल जाएगा आपको प्रोक्सिमल ड्यूडेनम में होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। और जो प्रोक्सिमल ड्यूडेनम में आपको फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम होगा। नेक्स्ट, स्टोमक में आपको लेसर कर्वेचर में देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन, जहाँ पे जंक्शन और बॉडी और एंट्रम का जंक्शन पे। देन उसके बाद गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन में मिलेगा। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन कहाँ किस केस में, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन में तब पेप्टिक अल्सर डिजीज मिलेगा जब वहाँ पे वो पेशेंट के पास जीईआरडी होगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का पेशेंट होगा, या फिर वो बैरेट इसोफेगस का पेशेंट होगा, तब पेप्टिक अल्सर होने का चांसेस बढ़ जाता है आपका गैस्ट्रिक इसोफेजियल जंक्शन में। देन इलियल मैकिल्स डाइवर्टिकुलम में भी देखने को मिलता है। तो ये चार हो गया। तो सबसे पहले आपको कुछ आप इसमें याद रखिए, लेकिन मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है वो प्रोक्सिमल ड्यूडेनम है। ठीक है, तो मतलब ड्यूडेनल अल्सर ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू आपका गैस्ट्रिक अल्सर। देन लोकेशन के बाद हम लोग देख लेते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या हो जाएगा आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज का। तो रिस्क फैक्टर ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज में आपको इसी वीडियो में पहले ही बताए थे कि सबसे मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो आपका एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो होता है मोस्ट कॉमन काउज है या फिर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है आपका किसका, पेप्टिक अल्सर डिजीज का, पीयूडी का। देन सिगरेट स्मोकिंग में भी देखने को मिलता है। तो सिगरेट स्मोकिंग में क्यों, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग जो होता है वो म्यूकोजल ब्लड फ्लो को कम करता है, और म्यूकोजल ब्लड फ्लो आपको क्या करता है, वो म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी डैमेज और अल्सरेशन। बट अगर स्मोक कीजिएगा तो फिर म्यूकोजल ब्लड फ्लो कम होगा और फिर आपका डैमेज का चांसेस बढ़ जाएगा। अल्कोहलिक सिरोसिस के केस में होता है, मतलब अल्कोहलिक क्रॉनिक अल्कोहलिक्स कोई है तो उसमें हो सकता है। एनसेड्स में होता है, मतलब कोई प्रोलॉन्ग्ड एनसेड यूज है, लंबे समय तक अगर एनसेड यूज कर रहा है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर यूज कर रहा है, तो वहां पे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो ड्रग जो म्यूकोजल ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है उसमें देखने को चांसेस मिलता है। लाइक कोकेन का अगर कोई यूज कर रहा है तो उसमें चांसेस बढ़ जाता है पेप्टिक अल्सर होने का। उसी तरह जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम में होता है और वायरल इन्फेक्शन में होता है। तो ये थोड़ा आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। वायरल इन्फेक्शन में दो वायरस का नाम आप याद रख सकते हैं, एक तो साइटोमेगालो वायरस और दूसरा हर्ब सिंप्लेक्स वायरस। देन रिस्क फैक्टर के बाद हम लोग पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि क्या पैथोजेनेसिस होता है आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज फॉर्मेशन में। तो आपको इसके पहले बताए थे कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस का, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का और पेप्टिक अल्सर डिजीज का, तीनों का जो है आपका पैथोजेनेसिस ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो जो भी पैथोजेनेसिस होगा
तो ये बेसिकली इम्बैलेंस, मतलब कि जो डैमेजिंग फैक्टर है, म्यूकोजा का डैमेजिंग फैक्टर अगर ज़्यादा हो जाए और डिफेंसिव मैकेनिज्म डिक्रीज कर जाए तो आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफेंसिव फैक्टर क्या है जो म्यूकोजा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को या प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी डैमेज, और कौन कौन से डैमेजिंग फैक्टर हैं जो कि आपको डैमेज कर सकते हैं। तो डिफेंसिव फैक्टर में वही आपका जो म्यूकस लेयर है, जो म्यूकस का लेयर होता है वो प्रोटेक्ट करता है आपको कोई डैमेज से। बाइकार्बोनेट लेयर प्रोटेक्ट करता है आपका। म्यूकोजल ब्लड फ्लो जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे प्रोटेक्ट करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है म्यूकोजल ब्लड फ्लो बढ़ाता है, और म्यूकोजल ब्लड फ्लो आपको पता ही है ये भी आपका डिफेंस करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपका अल्टीमेटली क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन अगर बढ़ेगा तो म्यूकोजल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और म्यूकोजल ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो इसका डिफेंसिव फैक्टर बढ़ेगा। और एपिथेलियल सेल रिन्यूअल भी आपका एक डिफेंसिव फैक्टर में आता है। तो डैमेजिंग फैक्टर्स में क्या क्या है? एच पायलोरी इन्फेक्शन, एनसेड्स, अल्कोहल, स्टेरॉइड और साइकोलॉजिकल किसी तरह का अगर स्ट्रेस है तो हो सकता है, या फिर एसिड रिफ्लक्स के केस में इंक्रीज एसिडिटी, मतलब जीआरडी के केस में भी देखने को मिल जाता है। तो आपको अगर ये डिफेंसिव, ये डैमेजिंग फैक्टर अगर इंक्रीज कर रहा हो, डैमेजिंग फैक्टर क्या होगा? बढ़ रहा हो, और डिफेंसिव फैक्टर में अगर कोई ब्रेकेज हो या डिफेंसिव फैक्टर कम होगा, तब आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज देखने को मिलेगा। अब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और स्टेरॉइड कैसे आपको ये यहाँ पे डैमेज करता है? तो एनसेड और स्टेरॉइड जो है अल्टीमेटली क्या करेगा? जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है उसको ब्लॉक करता है, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस को कम करता है। ठीक है, नॉर्मल प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करता है। और आपको बोले कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करवाता है? म्यूकोजल ब्लड फ्लो करवाता है। तो म्यूकोजल ब्लड फ्लो होगा नहीं तो उसके वजह से आपका ये पेप्टिक अल्सर डिजीज करवाएगा। सिगरेट स्मोकिंग क्या करता है? वही म्यूकोजल ब्लड फ्लो को रोकता है और हीलिंग नहीं होने देता। मतलब अल्सर अगर कहीं डैमेज हुआ तो नॉर्मली जो होता है म्यूकोजा अपने आप को हील कर लेता है, बट अगर स्मोकिंग का पेशेंट है तो वहाँ पर म्यूकोजल ब्लड फ्लो होगा नहीं, तो हीलिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे पैथोजेनेसिस खत्म होता है। और पैथोजेनेसिस के बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं कि अल्टीमेटली आपको ग्रॉसली या फिर माइक्रोस्कोपी में कैसा दिखेगा आपका पेप्टिक अल्सर। तो ये ग्रॉस में आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो होता है, जो अल्सर्स होगा यहाँ पेप्टिक अल्सर में, वो सॉलिटरी अल्सर्स होंगे। सॉलिटरी अल्सर्स का क्या मतलब होता है? सॉलिटरी अल्सर्स का बेसिकली मीनिंग होगा कि वो मल्टीपल नहीं होगा, मोस्टली आपको सिंगल अल्सर दिखेंगे। कहीं भी अगर पेप्टिक अल्सर मिलेगा तो सिंगल ही मिलेगा। ठीक है, और ये जो शेप होगा, शेप कैसा होगा? इसका शेप जो होता है ये राउंड या ओवल होगा। और आप डिफरेंट टाइप ऑफ अल्सर, जब आपका अगर सर्जरी का क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो गया होगा तो आपको पता होगा कि डिफरेंट टाइप के अल्सर्स होते हैं। तो एक अल्सर का टाइप होता है पंच्ड आउट डिफेक्ट बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? पंच्ड आउट डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, ऐसे शार्प जो मार्जिन्स और बॉर्डर्स मिलते हैं आपको, तो ये पंच्ड आउट डिफेक्ट, जस्ट लाइक दिस। तो ऐसा जो अल्सर होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पंच्ड आउट डिफेक्ट। तो यहाँ पे आपको सॉलिटरी अल्सर्स होगा, जो शेप होगा वो राउंड टू ओवल होगा, और ये पंच्ड आउट डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कैसा डिफेक्ट मिलेगा? पंच्ड आउट डिफेक्ट देखने को मिलेगा, जहां पे बॉर्डर्स जो होगा वो ओवर हैंगिंग म्यूकोजल बॉर्डर्स देखने को मिलेगा। और बेस ऑफ अल्सर जो होगा, जो इसका अल्सर का बेस होगा, वो आपको स्मूथ और क्लीन रहेगा। मतलब कि वहां पे आपको जो बेस ऑफ अल्सर होगा वो स्मूथ रहेगा और क्लीन रहेगा। ठीक है, एंड ग्रॉस में तो आपको याद रखना 2-3 टर्म, एक सॉलिटरी अल्सर्स और राउंड टू ओवल और पंच्ड आउट डिफेक्ट, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये 3 मत भूलिएगा, बाकी आप अगर नहीं भी याद रखते हैं तो चल जाएगा। माइक्रोस्कोपी में आपको क्या है कि जब आप मतलब कि जब डायग्नोसिस में हिस्टोपैथोलॉजिक एग्जामिनेशन जब कीजिएगा तो आपको माइक्रोस्कोपी में कैसा दिखेगा? तो इसमें 4 लेयर मिलता है आपको, 4 लेयर्स मिलेगा आपको पेप्टिक अल्सर में। तो 4 लेयर कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो सुपरफिशियल लेयर होगा, तो वो सुपरफिशियल लेयर जो रहेगा वो आपका नेक्रोटिक डेब्रिस का सुपरफिशियल लेयर होगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सुपरफिशियल लेयर जो रहेगा वो नेक्रोटिक डेब्रिस का रहता है। नेक्रोटिक डेब्रिस का क्या मतलब है? यहाँ पे आपको पस सेल्स और फाइब्रोस और पस सेल्स का एक्सुडेट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? पुरुलेंट या फाइब्रो पुरुलेंट एक्सुडेट देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या है, सुपरफिशियल लेयर के बाद नेक्स्ट जो होता है, अगर अंदर और डीप जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो होता है जोन ऑफ इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का लेयर देखने को मिलेगा सेकंड में। तो सेकंड में इन्फ्लेमेशन, कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा तो कौन सा सेल सबसे पहले आता है? हाँ, न्यूट्रोफिल। तो यहाँ पे आपको सेकंड लेयर में इन्फ्लेमेटरी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगा। नॉन स्पेसिफिक जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स, दैट इज न्यूट्रोफिल्स देखने को मिल जाएगा आपको। तीसरा लेयर आपको मिलेगा वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलेगा। ग्रैनुलेशन टिश्यू के साथ साथ आपको वहाँ पे
पे डायलेटेड ब्लड वेसल और लिम्फोसाइट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायलेटेड ब्लड वेसल्स और ग्रैनुलेशन टिश्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीसरा लेयर है। जो सबसे अंदर जो आपको मिलेगा जो जोन ऑफ फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, जोन ऑफ फाइब्रोसिस और स्कारिंग। तो फोर्थ लेयर क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस और स्कारिंग, फाइब्रोसिस का लेयर हो जाएगा। तो ये 4 लेयर है। तो आप अगर पूछिएगा कि मॉर्फोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको नहीं भूलना है कि माइक्रोस्कोपी और हिस्टोपैथोलॉजी के एग्जामिनेशन में आपको कैसा मिलता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो या फिर आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, तो आपको लास्ट में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के बाद हम लोग क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं कि पेशेंट जो आपके पास आएगा तो वो क्या क्या सिम्टम्स लेके आएगा, कि हमको ये दिक्कत है, हमको ये दिक्कत है, या कुछ प्रॉब्लम है, तो कौन से प्रॉब्लम लेके आएगा। तो बेसिकली क्लिनिकल फीचर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो गैस्ट्रिक, एपीगैस्ट्रिक पेन लेके आएगा। एपीगैस्ट्रिक पेन मतलब जो एपीगैस्ट्रिक रीजन है वहाँ पे उसको पेन लेके आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉजिया और वोमिटिंग का कंप्लेंट रहेगा, और वोमिटिंग के साथ साथ ब्लड आने का चांसेस है वहाँ पे, तो उसको हेमाटिमेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो एपीगैस्ट्रिक पेन होगा, नॉजिया वोमिटिंग हो सकता है, दूसरा हेमाटेमेसिस का चांसेस बढ़ जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे आपको जो ब्लोटिंग का शिकायत रहेगा, बेल्चिंग बर्पिंग का शिकायत रहेगा, और डिस्पेप्सिया का शिकायत रहेगा। तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर। ये कुछ क्लिनिकल फीचर है जिसमें पेशेंट आपके साथ कंप्लेन लेके आया कि हमको ये दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से आपका डायग्नोसिस बन सकता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर के बाद हम लोग कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि अगर पेशेंट जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज का पेशेंट अनडायग्नोज चल जाए या फिर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो लंबे केस में क्रॉनिकली अनट्रीटेड पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक तरह का अल्सर है ना, और कोई भी अल्सर होगा उसको अनट्रीटेड छोड़ दे तो वहाँ से ब्लीडिंग होगा। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन जो है, तो मोस्ट कॉमन या फिर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन जो है, वो कॉम्प्लिकेशन जो है कौन सा होता है, ब्लीडिंग होता है। और इसमें भी ब्लीडिंग कहाँ पे कॉमन है, ब्लीडिंग जो होता है वो पोस्टेरियर वॉल में कॉमन है। और अगर पूछा जाए, हाँ आपको यहाँ पे 2 MCQ है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 MCQ है, ये 2 MCQ है। क्या क्या पूछा, अगर पूछेगा कि ड्यूडेनल अल्सर के केस में, ड्यूडेनल अल्सर के केस में कॉमन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। वही अगर पूछेगा कि गैस्ट्रिक अल्सर के केस में सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर के केस में, तो गैस्ट्रिक अल्सर के केस में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो अगर पूछे ड्यूडेनल अल्सर के केस में सोर्स ऑफ ब्लीडिंग तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और अगर गैस्ट्रिक अल्सर के केस में तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो ब्लीडिंग के बाद जो इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो वो परफोरेशन होता है। तो परफोरेशन बेसिकली है क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक ये स्टोमक है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे किसी तरह का मान लीजिए अल्सर हुआ, ठीक है, ये अल्सर है यहाँ पे। तो अल्सर होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मे बी ये अल्सरेट करके परफोरेट कर जाए। परफोरेट क्या हो जाए, मतलब आर पार हो जाए। तो यहाँ पे जो अगर किसी तरह का डिफेक्ट आ जाए और गैस्ट्रिक कंटेंट यहाँ से अगर परफोरेशन होगा तो यहाँ से गैस्ट्रिक कंटेंट क्या होगा, बाहर आ सकता है। और गैस्ट्रिक कंटेंट अगर बाहर आया तो उसमें क्या होगा, तो फिर वो एब्डोमिनल कैविटी में इन्फेक्शन करवाएगा, और उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट होता है और सर्जरी होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और मोस्ट कॉमनली जो परफोरेशन अगर हो जाए अल्सर में, गैस्ट्रिक अल्सर के केस में या फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज में, तो मोस्टली जो है उसका जो प्रोग्नोसिस बहुत ही मतलब कि बैड रहता है, और वहाँ पे डेथ होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परफोरेशन जो होता है वो भी मोस्ट कॉमन कहाँ पे मिलेगा, एंटेरियर ड्यूडेनल वॉल में देखने को मिलेगा, और ये मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ है इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो अगर पूछा जाए कि मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो ब्लीडिंग होगा, बट अगर मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ पूछा जाए पेप्टिक अल्सर डिजीज में तो परफोरेशन होगा। अब दूसरा, कभी कभी अल्सर जो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, और अगर ये अल्सर बड़ा होते जाए तो ये आपका ये ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो बट ये इसका प्रोग्नोसिस ऑब्स्ट्रक्शन का बेटर है एज कम्पेयर टू परफोरेशन, तो इसका ऑब्स्ट्रक्शन बेटर प्रोग्नोसिस रहता है। और ये यहाँ पे आपको मोस्टली क्रॉनिक अल्सर्स में देखने को मिलेगा, और ये सेकेंडरी टू यहाँ पे ईडिमा और स्कैरिंग भी देखने को मिलता है। और इसमें पाइलोरिक अल्सर्स मतलब कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है मोस्टली एज पाइलोरी इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। देन कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन में अगर आप इतना डिटेलिंग अगर याद नहीं रहेगा तो कम से कम इतना बात याद रखिएगा कि कॉम्प्लिकेशन में आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, परफोरेशन देखने को मिलेगा और ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। देन डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो डायग्नोसिस में आपको 3 बातें याद रखना है कि सबसे पहले आप कीजिएगा एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो एंडोस्कोपी में इसको पर्टिकुलर एंडोस्कोपी कौन सा करते हैं हम लोग, ईजीडी करते हैं। तो क्या, ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी करते हैं। ये एक तरह का एंडोस्कोपी ही है जिसमें आपको क्या बोलेंगे, ईसोफेजो
गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ईजीडी कीजिएगा तो ईजीडी करने के साथ साथ आप वहाँ से बायोप्सी सैंपल ले लेते हैं। तो बायोप्सी सैंपल लेने के बाद आप उसका क्या कीजिएगा, बायोप्सी सैंपल लेने के बाद आप उसका हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन कीजिएगा। और हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन में आपको वही 4 लेयर्स मिलेगा, नेक्रोटिक डेब्रिस, फिर आपको नेक्रोटिक डेब्रिस, ग्रैनुलेशन टिश्यू, फाइब्रोसिस, ये 4 लेयर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। देन आपको यहाँ पे आप बेरियम स्वेलो करवा सकते हैं वो। और हाँ, मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। और तो हम लोग एच पाइलोरी इन्फेक्शन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं बाय सेरोलॉजी, यूरिया ब्रेड टेस्ट या फिर स्टूल एंटीजन टेस्ट, हिस्टोलॉजी फ्रॉम द बायोप्सी। और अगर आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पे एक सेपरेट वीडियो हम पहले से बना दिए, आप चाहें तो जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। या फिर आप चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जीआईटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में बेसिकली क्या डिफरेंस आपको मिलेगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में सबसे पहले जो आपका है कि गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो कहाँ मिलेगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो आपको लेसर कर्वेचर में मिलेगा, जबकि ये ड्यूडेनल अल्सर आपको प्रोक्सिमल ड्यूडेनल में मिलेगा। गैस्ट्रिक अल्सर लेस कॉमन है, जबकि ड्यूडेनल अल्सर जो होता है वो 4 टाइम्स ज़्यादा कॉमन है। और ये गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है मतलब ओल्डर इंडिविजुअल में मिलता है मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज में, और ये ड्यूडेनल अल्सर जो होता है 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज में मिलता है। जो फीचर्स क्या क्या है, हाँ यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सा सेक्स में मिलता है, मतलब किस जेंडर में ज़्यादा कॉमन। तो गैस्ट्रिक अल्सर फीमेल्स में कॉमन है, जबकि ड्यूडेनल अल्सर मेल्स में कॉमन है। एटियोलॉजी क्या होगा, तो एटियोलॉजी एच पाइलोरी में हो सकता है या एनसेड में हो सकता है, बट ड्यूडेनल अल्सर में लगभग सभी पेशेंट में आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा। जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम में होता है ड्यूडेनल अल्सर, वैस्कुलर इनसफिशिएंसी में, और या फिर केमोथेरेपी का हिस्ट्री है तो वहाँ पे हो सकता है। देन आपको जो हाँ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एमसीक्यू बनेगा कि फूड लेने के बाद किस गैस्ट्रिक अल्सर या किस में आपका फूड लेने के बाद मतलब खाना खाने के बाद पेन बढ़ता है या घटता है। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो वहाँ पे फूड इंटेक के बाद मतलब खाना खाने के बाद जो पेन होगा वो बढ़ जाएगा, क्या करेगा, पेन इंक्रीज करेगा, ठीक है। जबकि ड्यूडेनल अल्सर में जो पेन होगा खाना खाने के बाद घट जाएगा, रिलीव करेगा, ठीक है, पेन नहीं होगा। और क्योंकि खाना खाने के बाद आपका पेन क्या होगा, घट जाएगा। तो आपको पता होगा कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग ऑलमोस्ट आपका 4 आवर्स या फिर 3 to 4 आवर्स में आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो जाता है। तो अगर खाना खाने के बाद पेन कम हो रहा है तो खाना खाने के 1 से 3 घंटा बाद पेन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो पेन जो होता है वो 1 से 3 घंटा बाद फिर से स्टार्ट होगा आफ्टर ईटिंग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खाना खाने से पेन बढ़ेगा किस में, तो गैस्ट्रिक अल्सर में पेन बढ़ जाएगा, जबकि ड्यूडेनल अल्सर में खाना खाने से पेन घटेगा। कुछ क्लिनिकल फीचर्स आपको याद रखना है, कहाँ पे पेन रेडिएट करेगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर में पेन का रेडिएशन का कोई हिस्ट्री नहीं है, बट यहाँ पे जो ड्यूडेनल अल्सर में पेन जो होता है वो बैक में रेडिएट कर सकता है, ठीक है। एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, नोजिया आपको यहाँ पे मिलेगा गैस्ट्रिक अल्सर में, जबकि यहाँ पे रेयरली है कि ये शिकायत लेके आए। वेट लॉस कहाँ होगा, तो आपको जैसे कि पता है कि खाना खाने के बाद पेन कहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका गैस्ट्रिक अल्सर में। तो पेशेंट फूड को अवॉइड करेगा, खाना नहीं खाएगा, तो उसके वजह से वहाँ पे आपको वेट लॉस देखने को मिलेगा। पेशेंट बोलेगा कि हम रिसेंटली बहुत पतले हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको वेट लॉस का हिस्ट्री आपको गैस्ट्रिक अल्सर में मिलेगा। ड्यूडेनल अल्सर में क्योंकि आपका खाना खाने के बाद पेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो पेशेंट होगा वो बार बार और ज़्यादा खाना खाएगा, तो जिसकी वजह से उसको वेट गेन आपको देखने को मिलेगा। हैमरेज के आपको जो ज़्यादा चांसेस है हैमरेज का आपको गैस्ट्रिक अल्सर में, और यहाँ पे हैमरेज का ड्यूडेनल अल्सर में लेस चांसेस होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में हमें वीडियो बनाना चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।